हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज सुनील चहल। वैसे तो हम 4 चैप्टर्स कर चुके थे अपने पीजीटी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन के अंदर, और जो फर्स्ट 2 वीडियोस थी, यानी कि इस चैप्टर की सेट्स की फर्स्ट चैप्टर जो हमारा था, उनमें आपकी लाइट की कुछ प्रॉब्लम थी और साउंड भी ठीक नहीं था, तो इनको दोबारा से शूट कर रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर दोबारा से शुरू करना है। फर्स्ट चैप्टर है आपका सेट्स। व्हाट इज सेट? सेट क्या है? सेट +1 क्लास में आ जाता है। आप सबने पढ़ा भी होगा कि सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जहाँ पर वेल डिफाइंड से आपका क्या मतलब है कि अगर आपको कोई भी कलेक्शन दिया हुआ है और एक ऑब्जेक्ट दे के आपसे पूछे कि ये ऑब्जेक्ट इस कलेक्शन के अंदर आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। अगर बिना किसी डाउट के हम ये बता सकें कि वो ऑब्जेक्ट उस कलेक्शन के अंदर है या नहीं है, तो वो कलेक्शन कैसा होगा आपके पास? वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड से मतलब क्या होगा कि वो कोई फिक्स रूल फॉलो करेगा। उसके जो एलिमेंट्स हैं उस कलेक्शन के, वो एक फिक्स रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है। और जो एलिमेंट्स उस रूल को फॉलो नहीं करेंगे वो क्या होंगे? उस कलेक्शन के अंदर नहीं आएंगे। और जितने भी एलिमेंट्स उस रूल को फॉलो कर रहे हैं वो सब के सब उस कलेक्शन के अंदर आएंगे, ठीक है। तो ऐसा कलेक्शन आपका क्या होगा? वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है। और उस कलेक्शन को हम क्या कहेंगे? सेट। ये सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, collection of all the natural numbers less than 5, ठीक है। ये एक कलेक्शन ले लिया मैंने जिसके अंदर क्या है कि ऑल द नेचुरल नंबर्स विच आर लेस देन 5, ठीक है। नेचुरल नंबर्स आपके कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ठीक है, इनफाइनाइट तक। तो ये आपका क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं सारे, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं? नेचुरल नंबर्स। हमें कैसा कलेक्शन लेना है? द कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स लेस देन 5। तो 5 से छोटे कौन से हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। तो क्या हो गया आपके पास इस सेट के अंदर एलिमेंट्स? 1 2 3 एंड 4। अगर इनसे बाहर का कोई एलिमेंट पूछ रहा है आपके पास, मान लो आपको 6 दे दिया और ये पूछ लिया क्या ये इस कलेक्शन के अंदर लाई करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि 6 क्या है? ग्रेटर देन 5 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसकी इस कलेक्शन की जो प्रॉपर्टी है उसको क्या नहीं कर रहा? फॉलो नहीं कर रहा। फॉलो नहीं कर रहा तो इसके अंदर नहीं आ सकता, ठीक है। तो 6 इसके अंदर नहीं आ रहा। हमें कोई एलिमेंट दिया 6, इसके अंदर नहीं आ रहा। 8 दिया, 8 भी ग्रेटर देन 5 है। तो 5 से बड़े जितने भी एलिमेंट होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे? इसके अंदर नहीं होंगे, ठीक है। 5 को देखें, क्या 5 लेस देन 5 है? यानी कि 5 इज लेस देन 5 है? नहीं, ये भी नहीं है, इक्वल है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, यानी कि 5 भी नहीं आएगा। कौन से एलिमेंट्स आएंगे? सिर्फ 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा। ये क्या हो गया? एक फिक्स कलेक्शन हो गया। इसके अंदर यही एलिमेंट आएंगे, इनके सिवा और कोई एलिमेंट नहीं आएगा, ठीक है। तो इस कलेक्शन को क्या कहेंगे? वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ? वेल डिफाइंड कलेक्शन। और वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है? सेट। तो ये आपका क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स लेस देन 5। ये क्या बनेगा? सेट बनेगा, ठीक है। अब आपको हो गया कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ना हो, ऐसा कोई एग्जांपल, ठीक है। तो मान लेते हैं एक कलेक्शन आपको दे दिया, कलेक्शन ऑफ 5 बेस्ट सिंगर्स इन इंडिया। ये एक कलेक्शन दे दिया आपको, ठीक है। अब पूछ रहा है क्या अरिजीत सिंह इसके अंदर आएंगे? किसी के लिए हो सकता है कि अरिजीत सिंह बेस्ट सिंगर हो, तो उसके लिए अरिजीत सिंह इस कलेक्शन के अंदर आएगा। लेकिन क्या है, किसी को हो सकता है कि अरिजीत सिंह पसंद ना हो, तो वो तो उसे बेस्ट नहीं मानेगा ना, ठीक है। तो मतलब पर्सन टू पर्सन, अगर ये कलेक्शन आपका चेंज हो रहा है, किसी से पूछा आपने, उसने किन्हीं अलग 5 सिंगर्स के नाम बता दिए, किसी और से पूछा, उसने किन्हीं और 5 के बता दिए, तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है? ये कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है। अलग अलग पर्सन की थिंकिंग के साथ
आपका जो कलेक्शन है वो चेंज हो रहा है। तो ये कलेक्शन आपका कैसा है, नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, इसमें क्या है, आप किसी से भी पूछ लो नेचुरल नंबर लेस देन 5, सब यही बताएंगे 1 2 3 4। ठीक है, लेकिन अगर आप ये सवाल किसी से पूछोगे तो क्या होगा, अलग अलग जवाब आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये कलेक्शन आपका कैसा है, नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। इसको आप सेट नहीं बोल सकते, ये सेट नहीं है। और ये आपका जो फर्स्ट कलेक्शन है ये आपका क्या है, सेट है। ठीक है, क्योंकि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, तो समझ गए कि वेल डिफाइंड से आपका क्या मतलब है। अब ये तो हो गई सेट की डेफिनेशन की बात। ठीक है, अब ये सेट को डिनोट कैसे करेंगे, तो उसके अंदर जो मेंबर्स होंगे सेट के उनको क्या बोलेंगे, सेट को फिर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है, यानी कि जनरली आपका क्या है, सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। ठीक है, आपका जो सेट है वो किस तरह डिनोट किया जाता है, कैपिटल लेटर्स से। कैपिटल लेटर्स इंग्लिश अल्फाबेट से A B C D E ऐसे चलते रहेंगे। तो सेट को किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल लेटर से। और इसके जो मेंबर्स होंगे, मेंबर्स ऑफ ए सेट आर सेट टू बी, क्या कहे जाएंगे, मेंबर्स को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। ठीक है, कि सेट के जो मेंबर्स हैं, यानी कि जो हमने सेट लिया था 1 2 3 4 ये सेट लिया था, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इन एलिमेंट्स को, 1 को क्या बोलेंगे, एलिमेंट, मान लो इसको ए से डिनोट कर रहा हूँ सेट को, एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, और अगर 1 बिलोंग कर रहा है ए से तो इसे मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, 1 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, और अगर कोई नंबर 6 है, मान लो 6 अगर इससे बिलोंग नहीं कर रहा है तो उसे कैसे लिखेंगे, 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो ये हो गया आपका नोटेशन ऑफ सेट, कैसे डिनोट करेंगे और उसके मेंबर्स को क्या बोलेंगे। अगर कोई एलिमेंट आपका सेट से बिलोंग कर रहा है तो उसे कैसे लिखेंगे, और नहीं कर रहा तो उसे कैसे लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ये जो इस तरह से रिप्रेजेंट किया था इसे बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, यानी कि सेट लिख दिया इक्वल टू एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या लिख दिया, सारे एलिमेंट कोमा से सेपरेट करके। ये कैसा मेथड है, रोस्टर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट। ठीक है, दो तरह की रिप्रेजेंटेशन होती है एक सेट की, एक होती है रोस्टर फॉर्म और एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, दोनों को देखते हैं एक एक करके। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, सेट को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, दो तरीके हैं। फर्स्ट आपके पास रोस्टर फॉर्म, इसको आप टेबुलर फॉर्म भी कह सकते हैं, या फिर इसे लिस्टिंग मेथड भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये तीन नियम है इसके रोस्टर फॉर्म के। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, इन दिस मेथड आपके पास क्या होगा, एलिमेंट्स आर लिस्टेड, क्या करेंगे, एलिमेंट्स को लिखेंगे कैसे, सेपरेटेड बाय कोमाज। एलिमेंट्स को कैसे लिखेंगे, कोमाज से सेपरेट करके, जैसे लास्ट एग्जांपल में लिखा था, ये सेट को सेपरेटेड बाय कोमाज एंड एनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस। आपकी ये जो कर्ली ब्रैकेट है इसके अंदर आप क्या करेंगे, उनको इनक्लोज कर देंगे। ठीक है, यानी कि ए अगर कोई सेट है तो उसे किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे लास्ट एग्जांपल था उसमें क्या था, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन 5 था। अब कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स ले लेते हैं, मान लो ए सेट आपका क्या है, कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स लेस देन इक्वल टू 10, तो उसमें क्या आएंगे, 2 इवन नंबर है, 4 है, 6 है, 8 है, और लेस देन इक्वल टू 10 का है तो 10 भी आएगा। ठीक है, 10 से बड़ा कोई इवन नंबर तो नहीं आ सकता ना, क्योंकि लेस देन इक्वल टू का है, और सबसे छोटा इवन नंबर 2 है, तो 2 से शुरू होंगे 10 तक जाएंगे। ये आपका क्या हो गया,
सेट। ये सेट क्या सेट था, ये कि कलेक्शन ऑफ ऑल द इवन नंबर्स लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, ये इसको कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, इसके जितने भी एलिमेंट्स थे सबको हमने लिख दिया, उनको कोमा से सेपरेट कर दिया और करली ब्रैकेट के अंदर रख दिया। तो इस फॉर्म को आप क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। अगर कोई सेट इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसे क्या कहेंगे, रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। नेक्स्ट आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, in this method we write the property or properties followed by the elements of the set। ठीक है, यानी कि सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनके द्वारा जो भी प्रॉपर्टी आपकी फॉलो की जाती हैं उन सब को क्या करेंगे, लिखेंगे। किस तरह से, सच दैट, मान लो ये कोई सेट है और किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स सच दैट पी एक्स। ये क्या डिनोट कर रहा है, पी एक्स प्रॉपर्टी को। ठीक है, यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स फॉलोज द प्रॉपर्टी पी। ठीक है, या फिर इसे ऐसे लिख सकते हैं कि a इज इक्वल्स टू एक्स, कोलन्स की जगह आप ये बार का यूज कर सकते हैं, पी एक्स आपकी क्या है, प्रॉपर्टी। इसे क्या क्या पढ़ेंगे, a इज द सेट ऑफ ऑल दोज एक्स विच फॉलोज द प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, पी एक्स। ठीक है, तो इसे कैसे पढ़ेंगे, ए इज द सेट ऑफ ऑल दोज एक्स विच फॉलोज द प्रॉपर्टी पी एक्स, या फिर ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स फॉलोज द प्रॉपर्टी पी एक्स। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका सेट बिल्डर फॉर्म। लास्ट जो हमने एग्जांपल किया था टेबुलर फॉर्म में कि कलेक्शन ऑफ ऑल द इवन नंबर्स लेस देन इक्वल टू 10, उसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो किस तरह से लिखेंगे, सेट ए सच दैट कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट आपके पास एक्स कैसा है, एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2n, ये क्या होगी, प्रॉपर्टी, और n जहां पर कहां से होगा, n बिलोंग्स टू n होगा। ठीक है, नेचुरल नंबर से, एंड आपके पास n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा और लेस देन इक्वल टू 5 होगा। ठीक है, अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं तो ये क्या, कौन से एलिमेंट आएंगे, वो सारे x सच दैट x किस फॉर्म में होंगे, 2 इंटू n, जहां पर n कहां से आएगा, नेचुरल नंबर से। और कौन से नेचुरल नंबर्स होंगे, 1 से 5 के बीच में जो भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे। तो n की वैल्यू अगर 1 पुट करूं तो आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी, 2। n की वैल्यू अगर 2 पुट करूं तो x की वैल्यू क्या आएगी, 4। 3 करूं तो 6, 4 करूं तो 8 और 5 करूं तो 10। वही सेट आ गया ना, x क्या आ गया, 2 4 6 8 10, वही सेट है जो लास्ट एग्जांपल किया था, कलेक्शन ऑफ ऑल द इवन नंबर्स लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये फॉर्म आपके पास क्या है, रोस्टर फॉर्म, और जो ऊपर वाली है ये आपके पास क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो सेट को हम इन 2 तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ सेट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, इनफाइनाइट सेट, अगर फाइनाइट सेट है तो सारे के सारे एलिमेंट लिख सकते हैं, अगर सेट इनफाइनाइट है तो सारे लिखना मुश्किल है। पर कुछ इनफाइनाइट सेट को फिर भी हम रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं लिख सकते। ठीक है, अब आपके पास नेचुरल नंबर्स का सेट है, उसको किससे डिनोट करते हैं, n से। नेचुरल नंबर का जो सेट होता है उसको डिनोट करते हैं n से। n को किसके इक्वल रखेंगे,
अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो 1 2 3 4 ऐसे लिख के और फिर डॉट 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 ऐसे लगा दूंगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये सेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को। कैसे कि ये 3-4 एलिमेंट लिखे इसके, यहाँ से हमें एक पैटर्न मिल गया कि इन दो एलिमेंट्स के बीच में क्या है, कितना डिफरेंस है, एक, फिर इन दो के बीच में कितना है, एक, इन दो के बीच में कितना है, एक, नेक्स्ट के बीच में भी एक आएगा, एक एक ऐसे ऐड करते जाएंगे, तो वो सारे एलिमेंट लिखने हैं इनफाइनाइट तक। तो ये सारे एलिमेंट कैसे होंगे, नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। तो रोस्टर फॉर्म में नेचुरल नंबर्स को तो लिख दिया हमने। अगर बात करूँ रियल नंबर्स की, तो क्या सभी के सभी रियल नंबर्स को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, इस तरह से। कोई एलिमेंट लिख लो आप, 1 लिख दिया, फिर क्या लिखोगे, 1.1 लिख लो, फिर नेगेटिव भी आएंगे इसके अंदर, पॉजिटिव आएंगे, चलो नेगेटिव के लिए तो प्लस माइनस लगा सकते हैं सबके साथ, ठीक है। पर इसके एलिमेंट्स के बीच में आप ये नहीं बता सकते कि क्या पैटर्न होगा, ठीक है, क्योंकि इसके एलिमेंट्स एक लाइन के ऊपर लाई करेंगे, पूरी लाइन, ये पूरी की पूरी लाइन क्या शो कर रही है, रियल नंबर्स को, ठीक है। तो कोई पैटर्न नहीं आएगा यहाँ पे कि इसमें कितना जोड़ूं कि नेक्स्ट एलिमेंट आपके पास आ जाए, ठीक है। तो इसे रोस्टर फॉर्म में तो नहीं लिख सकते। पहले तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, अगर फाइनाइट होते तो सभी के सभी एलिमेंट्स को लिख दिया, अपने आप रोस्टर फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। सभी तो इसके भी नहीं लिख सकते, लेकिन यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए इसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। पर यहाँ पर क्या होगा, कोई पैटर्न नहीं फॉलो होगा, ठीक है, कोई ऐसा पैटर्न नहीं है जो आपका सभी के सभी रियल नंबर्स को हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकें उस पैटर्न से, ठीक है। तो यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में हम आर को नहीं लिख सकते, आर किसको डिनोट करता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स को। इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़ेगा कि x such that collection of all those x such that x is a real number, ठीक है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये किसकी है, आर, सेट ऑफ रियल नंबर्स की, और ये कौन सी रिप्रेजेंटेशन है, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो कुछ सेट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करना पड़ता है, फिर सेट बिल्डर फॉर्म में। तो दो तरीके हैं आपके पास सेट को रिप्रेजेंट करने के, एक है रोस्टर फॉर्म और दूसरा है आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट है आपके पास टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है, यानी कि कुछ सेट्स जो स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं, तो उन सेट्स को हमने स्पेशल नाम दिए हुए हैं, उन सेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आपके पास एम्प्टी सेट, ठीक है, ए सेट विद नो एलिमेंट, यानी कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, वो उस सेट को क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट। ए सेट विद नो एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट। इसको और क्या बोलते हैं, और वॉइड सेट और नल सेट, ठीक है। तो एम्प्टी सेट के 3 नाम हैं, एक एम्प्टी सेट, या फिर इसे वॉइड सेट भी कह सकते हैं, या फिर नल सेट भी कह सकते हैं। इस तरह से डिनोट करते हैं, एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय, या तो फाई से डिनोट कर दो, ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्प्टी सेट को, या फिर ये खाली ब्रैकेट लगा दो, ये भी क्या होगा, एम्प्टी सेट, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं लिखा है हमने, ठीक है। तो ये कैसा सेट है, एम्प्टी सेट, या तो इससे डिनोट कर दो या वो लिख दो, दोनों एक ही बात है, दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एम्प्टी सेट को, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास क्या होगा, एम्प्टी सेट, कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल ओड नेचुरल नंबर्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल द ओड नेचुरल नंबर्स which are divisible by 2। क्या है कलेक्शन, हमने कैसा कलेक्शन ले लिया, एक कलेक्शन ले लिया कि उसमें कैसे एलिमेंट्स हैं, वो सारे नेचुरल नंबर्स जो 2 से भाग होते हैं, ठीक है। पर 2 से भाग होने वाले जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनको क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स। पर यहाँ क्या कहा है कि वो सारे ओड नंबर्स जो 2 से भाग होते हैं, तो ऐसा कोई भी ओड नंबर नहीं है जो क्या हो, 2 से भाग हो। तो इसका मतलब ये सेट कैसा है, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, ठीक है। ये आपके पास क्या है, एम्प्टी सेट। नेक्स्ट आपके पास फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। एक एम्प्टी सेट आपने ये डिनोट कर दिया कि ये फाई जो है
ये एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये खाली ब्रेसेस लगा दिए और इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं लिखा, तो ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्प्टी सेट। अगर मैं ये लिख दूँ ब्रेसेस अंदर पाई और ये जो आपका है दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट, ये इंडिपेंडेंटली भाई अपने आप को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एम्प्टी सेट को। अगर सिर्फ ब्रेसेस लगा दूं वो भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्प्टी सेट को। लेकिन अगर फाई को ब्रेसेस के अंदर डाल दूं तो ये सेट कैसा होगा, एम्प्टी सेट नहीं होगा। ठीक है, एक्चुअली ये क्या है, पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट। आगे पढ़ेंगे पावर सेट क्या होता है, ठीक है, तब डिस्कस करेंगे कि पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट क्या होगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना जान लीजिए कि अगर फाई को ब्रेसेस के अंदर लिख दूं तो दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट, ये अकेला लिखा हो तो एम्प्टी सेट है और अकेला ये लिखा हो तो भी एम्प्टी सेट है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होगा, नाम से पता चल रहा है, जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो वो कैसा सेट होगा, फाइनाइट। और जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो वो कैसा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट। ठीक है ना, फाइनाइट सेट है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट is set which contains finite number of elements is called finite set। ठीक है, और जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों वो क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। अदरवाइज ये लिख दो सीधा, otherwise it is infinite set। आपका एम्प्टी सेट जो है वो भी कैसा सेट है, फाइनाइट सेट है। क्यों है, क्योंकि उसके अंदर भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, जीरो, कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, फाइनाइट, जीरो क्या है, फाइनाइट नंबर है। ठीक है, तो फाइव भी आपका कैसा है, फाइनाइट सेट। और अगर जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो वो कैसा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपको कोई सेट दिया हुआ है, मान लो ये दे दिया 2 4 6। ठीक है, तो ये कैसा सेट है, फाइनाइट सेट है, 3 ही एलिमेंट हैं। ठीक है, दूसरी तरफ आपको नेचुरल नंबर्स का सेट दे दिया 1 2 3 4 अप टू 70 रहेगा। इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि जिस सेट के अंदर अगर आप एलिमेंट्स को काउंट करना शुरू करें और एक फिक्स नंबर के बाद वो खत्म हो जाए, यानी कि आपकी काउंटिंग एंड हो जाए, तो वो सेट कैसा होगा, फाइनाइट सेट। और वो सेट जिसके अंदर अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करना शुरू करें और आपकी काउंटिंग कभी खत्म ही ना हो तो वो सेट आपका कैसा होगा, इनफाइनाइट सेट। आपका नेचुरल नंबर्स का जो सेट है वो कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, इनफाइनाइट। फिर आपके पास इक्विवेलेंट सेट, इसके बाद है इक्विवेलेंट सेट। क्या है, इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी क्या कहे जाएंगे, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अगर फाइनाइट सेट हैं तो आप नंबर काउंट कर सकते हो दोनों सेट्स के, यानी कि ए में कितने एलिमेंट हैं, बी में कितने एलिमेंट्स हैं, और दोनों के अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हैं तो आप उन्हें क्या कहेंगे, ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। पर अगर आपके पास इनफाइनाइट सेट है फिर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो काउंट नहीं कर सकते, यानी कि एक आपको दे दिया एन क्या है, नेचुरल नंबर्स का सेट। ठीक है, इसके अंदर भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। एक आपको दे दिया बी सेट, आपको क्या दे दिया 2 4 6 अप टू 7, ये क्या दे दिया, इवन नंबर्स का सेट है। इसके अंदर भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, इनफाइनाइट। पर आप अगर देखेंगे तो 2 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, 4 इसके अंदर भी होगा, इसके अंदर भी 6 इसके अंदर भी। इसके अंदर अगर ऐसे देखें तो n के अंदर b से ज्यादा एलिमेंट है, क्योंकि इसके अंदर 1 है, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर 3 है, इसके अंदर नहीं है, लेकिन इसके जितने भी सारे एलिमेंट हैं वो सारे के सारे किसमें हैं, n में हैं। ठीक है,
तो ऐसे देखने से तो क्या लग रहा है कि आपके पास n के अंदर ज्यादा एलिमेंट हैं, तो n और आपका जो b है वो क्या नहीं होने चाहिए, इक्विवेलेंट नहीं होने चाहिए। लेकिन इनफाइनाइट के केस में आपके पास दूसरी डेफिनेशन होगी। अगर फाइनाइट सेट है आपके पास a और b, तो इक्विवेलेंट कब कहेंगे, इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। लेकिन इनफाइनाइट है तो आप काउंट नहीं कर सकते कि कितने नंबर हैं एक में और कितने हैं दूसरे में, तो उसके केस में आपके पास क्या डेफिनेशन होगी, इफ a एंड b आर इनफाइनाइट sets, then A is said to be equivalent to B। एक क्या कहा जाएगा, equivalent to B कब कहेंगे, if there exist a 1-to-1 correspondence, या फिर इसे बाइजेक्टिव मैप भी बोल सकते हैं, बाइजेक्टिव मैपिंग, यानी कि ए से बी के ऊपर एक बाइजेक्टिव मैपिंग मिल जाए। बाइजेक्टिव कौन सी होती है, 1-1 एंड 1-2, या फिर ये कह लो देयर एग्जिस्ट ए 1-to-1 कोरस्पोंडेंस बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। क्या है कि ए और बी के एलिमेंट्स के बीच में या तो एक 1-to-1 कोरस्पोंडेंस मिल जाए, और 1-to-1 कोरस्पोंडेंस का दूसरा नाम क्या कह सकते हैं कि एक बाइजेक्टिव मैपिंग मिल जाए। बाइजेक्टिव मैपिंग कैसी होगी, 1-1 एंड 1-2 मैपिंग, या 1-1 एंड 1-2 फंक्शन। फंक्शन और मैपिंग एक ही चीज होती है। हमने अपने सेकंड चैप्टर की वीडियो बनाई हुई है रिलेशंस एंड फंक्शन, उसमें आप जाकर देख सकते हैं कि एक बाइजेक्टिव मैपिंग या बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो आपके पास क्या होना चाहिए, ए से बी के बीच में एक 1-to-1 कोरस्पोंडेंस होनी चाहिए उसके एलिमेंट्स के बीच में, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, ए और बी को इक्विवेलेंट सेट्स, अगर दोनों कैसे सेट हैं, इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। अब हमने जो एग्जांपल लिया था, एन के अंदर कौन से एलिमेंट थे, 1, 2, 3, 4 सोन ये थे, और जो बी सेट लिया था उसके अंदर क्या एलिमेंट थे आपके 2, 4, 6, 8 अप टू सोन, ठीक है। तो अगर मैं एक फंक्शन f डिफाइन करूं n से b के ऊपर, ठीक है, सच दैट कैसा फंक्शन होगा कि f ऑफ x किसके इक्वल हो, 2x के इक्वल, जहां पर x कहां से आ रहा है n से, और 2x कहां पर जाएगा b से आएगा, ठीक है। तो आपको क्या दिखाना है, आप इजीली दिखा सकते हो कि fx जो आपने फंक्शन लिया है fx इक्वल टू 2x, वो कैसा फंक्शन है, 1-1 एंड 1-2 फंक्शन, ठीक है। 1-1 कैसे दिखाते हैं, अगर कोई फंक्शन को 1-1 दिखाना है तो दो अलग अलग एलिमेंट्स की इमेज को सेम लेकर चलो, और आप क्या दिखा दो कि वो दोनों एलिमेंट्स ही सेम हैं। 1-1 फंक्शन कब होता है, जब आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज आए, ठीक है, यानी कि किन्हीं भी दो एलिमेंट्स की सेम इमेज नहीं आनी चाहिए फंक्शन के अंदर, तो वो फंक्शन कैसा होगा, 1-1 फंक्शन होगा, ठीक है। तो कैसे शो करेंगे, मान लो ये आपके पास फंक्शन है fx = 2x है, ठीक है। यहाँ से हम क्या दिखाना चाहते हैं कि ये कैसा फंक्शन होगा, 1-1, ठीक है। तो मान लेते हैं कि f ऑफ x1 एक ऐसा एलिमेंट है n के अंदर कि उसकी इमेज किसके इक्वल आ रही है, f ऑफ x2 के इक्वल आ रही है, ठीक है। और हमें क्या शो करना है लास्ट में कि x1 = x2 होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो लास्ट में हमें क्या मिलना चाहिए कि x1 = x2 है। अगर ऐसा मिल गया तो मतलब फंक्शन आपका कैसा है, 1-1 फंक्शन है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू रखो, f ऑफ x1 क्या होगा, 2x1 इस साइड, 2x2 दोनों साइड, 2 क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट है तो 2 से डिवाइड कर सकता हूँ दोनों साइड। यहाँ से क्या आ गया, x1 = x2, इसका मतलब आपने जो फंक्शन डिफाइन किया है fx = 2x, fx कहाँ से कहाँ डिफाइन किया है, n से b के ऊपर, तो आपका fx कैसा फंक्शन है, 1-1 फंक्शन। ऑन-टू फंक्शन कैसा होता है, जब कोडोमेन के हरेक एलिमेंट, जो सेकंड वाला होता है इसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन। तो जब कोडोमेन का हरेक एलिमेंट के लिए एक प्री इमेज मिले आपको, ठीक है, इसका कोई एलिमेंट इसके किसी एलिमेंट पे मैप हो रहा है, तो अगर मान लो x इज मैप टू y अंडर f, यानी कि f ऑफ x, अगर आपके पास y है तो y को क्या बोलेंगे, इमेज ऑफ x, और x को क्या बोलेंगे, प्री इमेज ऑफ y, ठीक है। यानी कि अगर b जो कोडोमेन है आपका, उसके हर एक एलिमेंट के लिए एक प्री इमेज मिल जाए तो फंक्शन आपका कैसा होगा, ऑन टू फंक्शन होगा, ठीक है। अगर ध्यान से देखो तो आपके पास b में जितने भी एलिमेंट हैं सब के सब इवन हैं, ठीक है। और इवन नंबर्स को हम कैसे लिख सकते हैं,
यानी कि y बिलोंग्स टू b, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू b, y किसके इक्वल है, y इक्वल्स टू 2n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो यहां से अगर मैं, हाँ x की वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है, तो n की वैल्यू यहां से क्या आएगी, y डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो अगर मैं b का कोई एलिमेंट y ले रहा हूं, ठीक है, तो वो किसकी इमेज होगा, y बाई 2 की इमेज। कैसे, अगर f ऑफ y बाई 2 लूं, ठीक है, y बाई 2 क्या आएगा, ये सब के सब किससे 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो कोई ना कोई नेचुरल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो नेचुरल नंबर आएगा तो इसमें जाएगा, इसके ऊपर फंक्शन डिफाइन है, f को अगर इस पे अप्लाई करूं y बाई 2 पे तो किसके इक्वल आएगा, f क्या है, 2 टाइम्स जो भी आर्ग्यूमेंट देते हैं उसको 2 टाइम करता है, यानी कि 2 टाइम्स y बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि y बाई 2 की अगर मैं इमेज लूं तो y आ रहा है, और y कैसा एलिमेंट था, आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ b, तो हर एक y बिलोंग्स टू b के लिए हमें क्या मिल गई, एक प्री इमेज मिल गई y बाई 2, और y बाई 2 कहां पर है आपका, n के अंदर। ठीक है, तो फॉर एवरी एलिमेंट बिलोंग्स टू b, y बिलोंग्स टू b, देयर एग्जिस्ट एन x बिलोंग्स टू n सच दैट f ऑफ x इज इक्वल्स टू y आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब फंक्शन आपका कैसा हो गया, 1 to b हो गया, तो फंक्शन आपका 1 1 भी है और 1 2 भी है, तो बाय डेफिनेशन हमारे पास क्या आ गया, एक बाइजेक्टिव मैपिंग मिल गई हमें n से b के ऊपर, तो दोनों फंक्शन दोनों सेट आपके क्या होंगे, वो इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, दो सेट्स जिनके ऊपर आपको एक 1 1 ऑन टू मैपिंग मिल जाए आपस में, तो वो सेट्स कैसे होते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, तो फाइनाइट सेट होंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे, और अगर इनफाइनाइट सेट होंगे तो एक 1 1 ऑन टू मैपिंग मिलनी चाहिए आपको एक सेट से दूसरे सेट के ऊपर, सच दैट आप क्या कर सको, हाँ अगर 1 1 ऑन टू मैपिंग मिल गई तो उन्हें क्या कहेंगे आप, इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास इक्वल सेट्स, इक्विवेलेंट से ही मिलता जुलता है पर थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। क्या है, इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स कब होंगे, a and b are said to be equal sets if every element of A is an element of B and every element of B is an एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि ए का हर एक एलिमेंट बी का एलिमेंट भी हो और बी का हर एक एलिमेंट ए का एलिमेंट भी हो, तो उस केस में आपको क्या कहेंगे, ए और बी को इक्वल सेट्स कहेंगे। मैथमेटिकली अगर देखें तो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, इफ एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है, यानी कि फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, अगर एक्स बी से भी बिलोंग कर रहा है, या फिर ये लिख लूं इससे भी अच्छा कि फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू बी, एंड फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू बी इंप्लाइज दैट वाई बिलोंग्स टू ए, ये किसका साइन है, इंप्लाइज दैट। ठीक है, अगर वाई बिलोंग्स टू बी क्या इंप्लाई कर रहा है कि वाई बिलोंग्स टू ए हो, एंड एक्स बिलोंग्स टू ए क्या इंप्लाई कर रहा हो, एक्स बिलोंग्स टू बी हो, एक्स ए का कोई भी एलिमेंट है। ठीक है, फॉर एवरी एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ए, अगर आपके पास x b से बिलोंग कर जाए, एंड फॉर एवरी एलिमेंट y बिलोंग्स टू b, y आपका किससे बिलोंग कर जाए, a से। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, a और b कैसे सेट होंगे, इक्वल, यानी कि a के सारे एलिमेंट b में हो और b के सारे एलिमेंट a में हो, तो सेट a और b कैसे होंगे, इक्वल सेट्स। ठीक है, तो यहाँ से देखें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम होने चाहिए, क्योंकि a के सारे b में है और b के सारे एलिमेंट a में है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b, a और b में कैसे होंगे, एलिमेंट इक्वल होंगे। पर ये किसकी डेफिनेशन थी, इक्विवेलेंट सेट्स की। अगर दो सेट्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हैं तो अब वो सेट्स कैसे होंगे, इक्विवेलेंट सेट। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि एवरी इक्विवेलेंट एवरी इक्वल सेट इज एन इक्विवेलेंट सेट, यानी कि टू सेट्स ए एंड बी अगर इक्वल हैं तो उन दोनों को हम क्या कह सकते हैं, वो इक्विवेलेंट भी हैं। ठीक है, पर अगर दो सेट इक्विवेलेंट हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वो इक्वल भी हों। ठीक है, लास्ट में जो एग्जांपल किया था, n जो आपका सेट लिया था नेचुरल नंबर्स का, और दूसरा सेट लिया था p इवन नंबर्स का, वो सेट कैसे हैं, इक्विवेलेंट तो हैं दोनों। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम है,
पर दोनों इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि n के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो b के अंदर नहीं थे। b वाले तो सारे n में थे, पर n के अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो b के अंदर नहीं थे। इसका मतलब क्या होगा कि दोनों सेट्स इक्वल तो नहीं थे, पर दोनों क्या शो किए थे हमने? इक्विवेलेंट शो किए थे। ठीक है, तो दोनों इक्विवेलेंट थे पर इक्वल नहीं थे। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, अगर दो सेट्स इक्वल हैं तो दैट इंप्लाइज दैट both sets are equivalent, but if two sets are equivalent then it is not necessary that those two sets are equal also। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, इक्वल भी हो गया, नेक्स्ट है सबसेट। ठीक है, सबसेट एंड सुपरसेट। ठीक है, सबसेट एंड सुपरसेट। ठीक है, सबसेट एंड सुपरसेट क्या होगा? एनी सेट ए इज said to be a subset of B। कब कहेंगे? if every element of A is also an element of B। यानी कि A का एक एलिमेंट अगर B का भी एलिमेंट हो तो आपके पास A को क्या कहोगे आप? A इज ए सबसेट ऑफ B एंड B इज said to be superset of A। ठीक है, यानी कि अगर A सबसेट ऑफ B है तो B को क्या बोलेंगे? सुपरसेट ऑफ A। इफ A इज ए सबसेट ऑफ B देन B इज सुपरसेट ऑफ A। ठीक है, किस तरह से डिनोट करेंगे? अगर A B का सबसेट है तो ऐसे लिखेंगे A इज सबसेट ऑफ B। ये किसका निशान है? सबसेट ऑफ का। क्या पढ़ेंगे इसे? A इज सबसेट ऑफ B, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं B की साइड खुला हुआ मुंह और A। इसे भी क्या पढ़ेंगे? या तो ये पढ़ लो B इज सुपरसेट ऑफ A, या फिर ये भी पढ़ सकते हैं कि A इज सबसेट ऑफ B। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों चीजें होंगी। अब बात सबसेट की हो रही है तो आपके पास क्या कंडीशन है? एनी सेट A is said to be a subset of B if every element of A is also an element of B। अगर A, तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ? A is subset of A होगा क्योंकि every element of A is also an element of this A। ठीक है ना, ये दो सेट सेम सेट ले लिए। ठीक है, तो क्या A खुद का ही सबसेट होगा? होगा। क्यों होगा? क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज सबसेट ऑफ इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ B, तो A को क्या कहेंगे? सबसेट ऑफ B। तो यहाँ से यही तो इंप्लाई हो रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ दिस A इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ A। ठीक है, तो यहाँ से आपकी जो डेफिनेशन की कंडीशन सेटिस्फाई होगी, इसका मतलब आपके पास क्या होगा? A इज सबसेट ऑफ A, यानी कि हमारे पास क्या रिजल्ट होगा कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या होगा कि फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, कोई भी सेट ले लो, फाई हमेशा उसका सबसेट होगा। क्यों होगा? डेफिनेशन क्या कहती है कि A इज सेड टू बी ए सबसेट ऑफ B इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ B। ठीक है, तो फाई के अंदर तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ऐसा कोई सेट नहीं होगा जिसके अंदर फाई के एलिमेंट्स नहीं होंगे। ठीक है ना, फाई के अंदर एलिमेंट ही नहीं है। ठीक है, तो सभी जितने कोई भी सेट ले लो वो सभी सेट फाई के सभी एलिमेंट को कंटेन करेंगे। जब फाई में एलिमेंट ही नहीं है तो इसके एलिमेंट को तो सभी ऑटोमेटिकली कंटेन ही कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर सबसेट। ये तो था सबसेट। ठीक है, प्रॉपर सबसेट में क्या होगा? अगर मैं प्रॉपर सबसेट की बात करूं, प्रॉपर सबसेट में क्या होगा? एनी सेट A इज सेड टू बी ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B if every element of A is also an element of B and आपके पास क्या हो? B has at least one element
one element one such element which is not in A। ठीक है, यानी कि ए के सारे एलिमेंट तो बी के अंदर होने ही चाहिए प्रॉपर सबसेट होने के लिए, पर क्या होना चाहिए, बी के पास कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो ए के अंदर ना हो। ठीक है, यानी कि ऐसा ना हो कि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं और बी के सारे एलिमेंट ए में हैं। ठीक है, ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। एक के ही एलिमेंट दूसरे के अंदर होने चाहिए, दूसरे के में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो पहले वाले में ना हो। यानी कि ए इज सेड टू बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी एंड आपके पास क्या हो, बी हैज एटलीस्ट वन सच एलिमेंट विच इज नॉट इन ए, जो ए के अंदर ना हो। ठीक है, तो उस सेट को क्या बोलेंगे आप, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, प्रॉपर सबसेट में आप ये इक्वल का साइन हटा देंगे। अगर ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है तो कैसे लिखेंगे, ए सबसेट का निशान और बी। सबसेट में तो क्या लिखते थे, साथ में ये इक्वल का साइन भी आता है। ठीक है, यानी कि सेट दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, तो भी अगर दो सेट ए और बी इक्वल हैं तो भी ए सबसेट ऑफ बी होगा। ठीक है, उसमें वो कंडीशन थी। प्रॉपर में क्या होगा कि ए प्रॉपरली इसके अंदर कंटेंट होगा बी के अंदर। ठीक है, तो तब क्या होगा, आपका ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास पावर सेट और एक है यूनिवर्सल सेट। आज इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्या है, पावर सेट। पावर सेट, पावर सेट क्या होगा, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए सेट। यानी कि क्या कहेंगे, पावर सेट ऑफ एनी सेट ए इज द collection of all the possible subsets of A। ठीक है, यानी कि A के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं उन सब को अगर एक कलेक्शन बना दो उन सब का, तो उस कलेक्शन को आप क्या कहेंगे, पावर सेट। ठीक है, और इसको किससे डिनोट करते हैं, पावर सेट ऑफ A is denoted by, किससे डिनोट करेंगे, PAC। इस तरह डिनोट करेंगे पावर सेट ऑफ एनी सेट A। ठीक है, मान लो आपके पास A सेट क्या है, ये सेट है 1 2 3, ये कोई सेट दे दिया आपको, A सेट दे दिया, तो पावर सेट में क्या एलिमेंट आएंगे, इसके कितने सबसेट होंगे, इसका एक सबसेट A1 ले लिया, A1 किसके इक्वल होगा, 5 ले लिया, क्योंकि 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो 5 A1 मान लिया मैंने 5 को। ठीक है, तो एक सबसेट ये होगा। सेकंड सबसेट क्या होगा, ये भी तो इसका एक सबसेट होगा। ठीक है, A3 एक सबसेट मैंने क्या ले लिया, 2 2 ले लिया, बस एक सबसेट मैंने ले लिया, सिर्फ 3 ले लिया, ये भी इसका सबसेट है। ठीक है, एक सबसेट क्या ले लिया, 1 और 2 ले लिए, ये सबसेट है, क्या ले लिया, 1 और 3 ले लिए। ठीक है, सेट के अंदर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स का कोई महत्व नहीं है, यानी कि 1 2 लिखूं इस तरह से वो भी सेम बात है, या फिर 2 1 लिखूं वो भी क्या है, सेम ही बात है। ठीक है, एक एलिमेंट को चाहे 3 बार लिख लो, 1 1 1 फिर 2 लिख लो, ये भी क्या है, सेम बात है। ठीक है, इसलिए हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते सेट के अंदर, सिर्फ एक बार लिखते हैं एक एलिमेंट को। ठीक है, तो ये था आपके पास A5 A6 क्या होगा 1 3, A7 क्या लिया मैंने 2 3 ले लिया। ठीक है, तो दो के इतने ही पेयर बनेंगे, और A8 आपके पास क्या होगा 1 2 3, ये किसके इक्वल है, A के इक्वल है, क्योंकि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है ना, अभी करवाया था। तो टोटल पॉसिबल कितने सबसेट आ गए इसके, 7 ये और एक ये, 8 सबसेट आ गए। इन सब को अगर एक ही कलेक्शन में ले लूँ तो उस कलेक्शन को क्या कहूँगा मैं, पावर सेट ऑफ ए। यानी कि पावर सेट ऑफ ए क्या होगा आपके पास, A1 होगा, A1 की जगह 5 लिख लो 5, A2 होगा, A3 होगा, A4 होगा, A5 होगा, A6 होगा, A7 होगा,
और ए 8 जो कि ए के इक्वल है, ये भी होगा। ठीक है, तो 8 एलिमेंट आएंगे पावर सेट ऑफ ए में। अगर ए में 3 एलिमेंट थे तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट आए? 8। अगर ए में 2 एलिमेंट होते तो पावर सेट ऑफ ए में क्या क्या आते? अगर सिर्फ 1 2 होता है ए के अंदर, ठीक है, ये होता, फिर क्या क्या सबसेट आते? एक 5 आता, पावर सेट ऑफ ए क्या होता फिर? 5, एक ये होता 1, एक ये होता 2, एक होता 1 2। ठीक है, सिर्फ ये 4 ही सबसेट होते हैं। ठीक है ना, ये 4 ही सबसेट हो सकते हैं, या तो 5 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या ए इटसेल्फ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए किसके इक्वल आ रहा है? एन के इक्वल है, या फिर एम लिख लो, एम के इक्वल है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए ये कितने आ रहे हैं आपके पास? 2 रेज़ टू पावर एम आ रहे हैं। क्योंकि ए में अगर 2 एलिमेंट थे तो कितने एलिमेंट आए पावर सेट ऑफ ए में? 2 रेज़ टू पावर 2, 4 एलिमेंट आए। ठीक है, और ए में जब 3 एलिमेंट थे तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट आए? 8, जो कि किसके इक्वल है? 2 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल्स टू 8। यानी कि क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब ए के अंदर 3 थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने थे? 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कितने आए हैं आपके पास? 8, 2 रेज़ टू पावर 3। ठीक है, तो जनरल केस आपके पास क्या होगा? अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं? m, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कितने होंगे? 2 रेज़ टू पावर m। तो ये था आपके पास पावर सेट। एक आपके पास बचता है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट, एक पीछे पावर सेट किया था हमने, अभी पावर सेट किया है, तो जब मैंने एम्प्टी सेट करवाया तो ये लिखा था कि 5 को अगर इसके अंदर रख दूँ तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पावर सेट ऑफ 5। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है कि 5 कैसा सेट है? एम्प्टी सेट। ठीक है, ये है 5, यानी कि एक भी एलिमेंट नहीं है 5 के अंदर। तो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स कितने होंगे 5 के पास? एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि एक सबसेट तो होगा ही इसके पास 5। क्या और कोई सबसेट हो सकता है? इसके अंदर कोई और एलिमेंट ही नहीं है जिनकी वजह से हम कोई डिफरेंट सबसेट बना सके। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा? सिर्फ एक ही सबसेट होगा 5 इटसेल्फ। ठीक है, और पावर सेट ऑफ ए में कौन से एलिमेंट आते हैं? वो सारे एलिमेंट, यानी कि वो सारे सबसेट जो ए के हों। ठीक है, यानी कि ए के सारे सबसेट का अगर कलेक्शन लूँ तो वो क्या होता है? पावर सेट ऑफ ए। अगर ए की जगह मैं 5 रखूँ तो हमारे पास क्या होगा? 5 के जितने भी पॉसिबल सबसेट हैं उन सब का कलेक्शन क्या होगा आपके पास? पावर सेट ऑफ 5। लेकिन 5 का तो सिर्फ एक ही सबसेट है और वो खुद है। ठीक है, तो 5 क्या है? खुद ही खुद का सबसेट है और इसका कोई भी सबसेट नहीं है। तो पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ 5 में कौन से एलिमेंट आएंगे? 5, और सेट के लिए कर्ली ब्रेसेस लगा दी। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पावर सेट ऑफ ए। DSSB का जो PGT मेल का पेपर हुआ था पिछला जुलाई 2021 में, उसमें आपसे पूछा गया था इफ 5 डिनोट्स एम्प्टी सेट then number of elements in power set of 5, यानी कि अगर 5 एम्प्टी सेट को डिनोट कर रहा है तो आपको क्या बताना था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ 5 कितने होंगे? तो इसका जवाब था आपके पास 1। पावर सेट ऑफ 5 के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 1 एलिमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होगा? द सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, यानी कि अगर आपको 2 3 4 जितने भी सेट दिए हुए हैं जिन पर आप काम कर रहे हैं, उनका इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, यूनियन निकाल रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं या डिफरेंस निकाल रहे हैं, जितने भी आपको मान लो 3 4 सेट जितने भी दिए हुए हैं, उन सब सेट्स का जो सुपर सेट होगा उसे क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट क्या है? द सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन। जो भी सेट्स आपकी कंसिडरेशन के अंदर हैं, जिन पर आप वर्क कर रहे हो, उन सब का जो सुपर सेट होगा वो क्या होगा आपके पास? यूनिवर्सल सेट। ठीक है, मान लो ए आपके पास क्या है?
1 2 3 ये कोई सेट है। एक बी आपके पास सेट है 2 4 6 ये सेट है। सी आपके पास कोई सेट है 1 2 4 6 7 एक ये सेट है आपके पास, ठीक है। तो इनका तीनों का जो सुपर सेट होगा वो क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय यू से भी डिनोट कर देते हैं और एस से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, यूनिवर्सल सेट, सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स अंडर कंसीडरेशन। मान लो हमारी कंसीडरेशन में ये 3 सेट हैं, तो इन तीनों का जो सुपर सेट होगा वो आपका क्या बनेगा, यू यूनिवर्सल सेट। यानी कि इसका भी सुपर सेट, इसके अंदर जो एलिमेंट है वो सारे यू के अंदर होने चाहिए, इसके अंदर जो एलिमेंट है वो सारे यू के अंदर होने चाहिए, और इसके अंदर जो सारे एलिमेंट हैं वो सारे यू के अंदर होने चाहिए। 1 2 3 4 6 7 सारे एलिमेंट आ गए। तो ये सारे तो इसके अंदर होने चाहिए, क्योंकि ये क्या है, सुपर सेट। इससे ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। यूनिवर्सल सेट हमेशा आपको गिवन होगा, ठीक है। आप कोई भी वर्क करोगे, कोई भी क्वेश्चन आएगा, उसके अंदर आपको यूनिवर्सल सेट दिया होगा, आपको ए बी सी कुछ दिए होंगे, और उनसे आपको फिर यूनियन करनी है या इनका इंटरसेक्शन करना है या कॉम्प्लीमेंट करना है, वो सब आपको देखना है कि क्या क्या ऑपरेशन इन पर लगाए जाएंगे। वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि एक डिफरेंट सेट्स के ऊपर हम क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। 2 सेट्स के यूनियन कर सकते हैं, 2 सेट्स का इंटरसेक्शन कर सकते हैं, हम 2 से ज़्यादा का भी कर सकते हैं, यूनियन भी और इंटरसेक्शन भी, और 2 सेट्स का डिफरेंस ले सकते हैं, 2 सेट्स का सिमेट्रिक डिफरेंस होगा, और किसी भी सेट का हम कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, यूनिवर्सल सेट पे खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके पास वेन डायग्राम, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, एंड देन लास्ट में आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। फिर आपका ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर ऑलरेडी आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर लर्निंग मैथमेटिक्स विद सुनील चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। अपलोड तो ये भी हो गया था, पर कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से इसे हटा दिया, और अब दोबारा शूट किया है, फिर से अपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस।